गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज डेट है 16 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 45। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। ठीक है, मतलब उसमें क्या कुछ अच्छा था वो पढ़ेंगे और लिमिटेशंस कुछ क्या कमियां रह गई तो वो पढ़ेंगे। हमने इससे लास्ट वर्कशीट में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। चलिए, ये तो पता है कि उन्होंने 63 तत्व पे काम किया था और उनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और क्या था, एक तरफ उन्होंने ग्रुप बनाए थे और एक तरफ क्या बनाए थे, पीरियड। चलिए, अब उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी बेटा वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थी, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। ठीक है, जगह छोड़ दी थी। वे इस प्रकार के ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब उन्होंने अंदाज़ा लगाया कुछ कि भाई हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें फिट हो सकते हैं, ये एलिमेंट आ सकते हैं, ये तत्व आ सकते हैं, जबकि वो उस टाइम तक उनको डिस्कवर नहीं किया गया था, उनका पता नहीं था। तो उन्होंने अनुमान से ये उनके नाम रखे थे, एक का बोरान, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। लेकिन जो वास्तव में जब उनका नाम पता चला, डिस्कवर हुए, तो उनका नाम था स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, सेकेंड उनकी अचीवमेंट क्या थी, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, मतलब गुणधर्म जो थे, वो भी उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि भाई ये हो सकते हैं, तो वो भी बाद में सही पाई गई। ठीक है, जैसे परमाणु द्रव्यमान एल्यूमिनियम का उन्होंने इतना बताया, गैलियम का इतना बताया, ऑक्साइड का सूत्र उनका ठीक था, क्लोराइड का। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था में छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। जो नोबल गैस हैं वो बाद में डिस्कवर हुई। ठीक है, तो जो बाद में डिस्कवर हुई तो उन नोबल गैस को भी पीरियोडिक टेबल में फिट किया जा सका, मतलब बाद में आराम से फिट कर दिया गया टेबल को बिना छेड़े। तो आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। अब सीमाएं क्या थी भाई, कुछ कुछ कमियां भी तो हो सकती है ना। तो फर्स्ट क्या था, मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। उन्हें नहीं पता था कि हाइड्रोजन हमें कहाँ रखना है। ठीक है, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म जो थे, जो उसकी प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन की, वो क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलती थी। मतलब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था मैं इसे क्षार धातु में रखूँ कि हैलोजन में रखूँ, क्योंकि वो उनकी जो प्रॉपर्टी थी दोनों से मैच करती थी। तो जो क्षारीय धातु की भांति जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र बनाने वाले यौगिक बनाती थी। ठीक है, ये देखिए यौगिक हाइड्रोजन के साथ और सोडियम के साथ, ये सोडियम के यौगिक है और ये हाइड्रोजन के यौगिक हैं। और हैलोजन की तरह कौन सी प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी द्विपरिमाणुक अणु है, मतलब इसके अंदर दो एटम होते हैं। ठीक है, दो दो अणु होते हैं, तो द्वि मतलब दो, और वो धातु और अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और अब सेकंड पॉइंट उनका क्या था, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, ठीक है, तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। मतलब परमाणु संख्या को अगर हम बेस मान लेते हैं कि कब परमाणु संख्या के हिसाब से हमने अरेंज किया है, तो जो समस्थानिक थे, समस्थानिक मतलब जो आइसोटोप होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, एक ही से, जैसे हाइड्रोजन का होता है H12 और H3। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन का होता है। तो ऐसे आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। तो जब वो उनको उनकी जगह सही से फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। मतलब जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व पे जाएंगे तो जो उसका द्रव्यमान था वो रेगुलर बढ़ना चाहिए, नियमित बढ़ना चाहिए कि भाई इतना ही इतना बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, नियमित रूप से वो नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व की खोज होगी। मतलब अगर हमारे पास दो तत्व हैं तो हमें नहीं पता कि इसके बीच में कितने तत्व आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, ऑब्वियसली मेंडलीव। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा मेंडलीव।
उन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों के वर्गीकृत करने के लिए किया? तो उन्होंने कौन सा गुणधर्म किया बेटा? ये ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण धर्म माना। ये आपका फर्स्ट का ही आंसर हो जाएगा। सेकंड, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए। तो बेटा ये आपका सेकंड का आंसर, ये टेबल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखी। तो बेटा इसमें देखिए 3 उपलब्धियां दी हुई हैं, आप कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, यह आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो बेटा फोर्थ में देखो सीमाएं क्या थी। एक तो हाइड्रोजन का वो जगह नहीं पता कर पाए थे, ये एक सीमा थी। एक यही आधार माना जाए तो फिर समस्थानिक जो थे वो अलग अलग रखे जाएंगे। और एक क्या था, जो परमाणु द्रव्यमान है वो नियत रूप से नहीं बढ़ता। ये तीनों पॉइंट आप लिख दीजिएगा आंसर क्वेश्चन 5 में। तो यहाँ सॉरी 4 में, यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।